मैक्सिमम प्रॉफिट इन जॉब शेड्यूलिंग, डीएसए का इंटरव्यू प्रॉब्लम है, हार्ड प्रॉब्लम है, लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन उठाया मैंने लीड कोड के, जो कि 6 जनवरी 2024 के डेली चैलेंज का पार्ट था। और एक तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अपन जाते हैं स्लाइड शो पे एंड इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपन पढ़ते हैं। सो अपने पास टोटल ऑफ n जॉब्स है, ठीक है। क्वेश्चन प्रॉब्लम में दे रहा है कि अपने पास टोटल ऑफ n जॉब्स है, जहाँ पे हर जॉब का कुछ ना कुछ शेड्यूल है, ठीक है। तो लेट्स से मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो एक साथ मल्टीपल जॉब्स करता है ना, और हर जॉब से मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कौन कौन सी जॉब्स करूँ। तो एक जॉब मेरे पास 5 से 6 की हो सकती है। इनने अपन को स्टार्ट टाइम अलग अरे में दे रखा है, एंड टाइम अलग अरे में दे रखा है, और प्रॉफिट अलग अरे में दे रखा है, ठीक है। तो एक हो गई 5 से 6 की जॉब, फॉर एग्जाम्पल इसका प्रॉफिट है x। एक हो गई 7 से 8 की जॉब, इसका प्रॉफिट है y, ठीक है। और एक जॉब ऐसी हो सकती है 4 से लेकर 8 के बीच में, एक जॉब हो सकती है 3 से लेकर 8 के बीच में। ऐसी अपने पास बहुत सारी जॉब्स है और अपन को सिलेक्ट करना है कि अपन कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं, ठीक है। टाइम से अपन को फर्क नहीं पड़ता है, अपन कितना भी टाइम लगा सकते हैं जॉब करने में, बट अपन ये चाहते हैं कोई सी भी जॉब ओवरलैप नहीं हो। अपन ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि एक जॉब है 3 से 6 में, एक जॉब है 6 से 8 में, अपन दोनों जॉब कर सकते हैं, ये चलेगा। पर ओवरलैप नहीं होना चाहिए कि यार एक जॉब है 3 से 6 में, दूसरी जॉब है 5 से 8 में, ये नहीं चलेगा, ठीक है। अपन को ऐसे करके नॉन ओवरलैपिंग जॉब्स ढूंढ के अपन को ये पता करना है कि कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं जिससे अपना प्रॉफिट हो जाए मैक्सिमाइज, ठीक है। तो अपन को ये तीनों की तीनों चीज़ें अलग अरे में दे रखी है। अब अपन को आगे समझना है कि आगे क्या कर सकते हैं। ये कुछ 3 एग्जाम्पल जो मैंने ऑब्वियसली लीड कोड से उठाए हैं। सबसे पहले समझते हैं अपन इन तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स को, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि एक ये जॉब है जो कि लेट्स से 2 से लेकर 5 के बीच में, एक ये जॉब है जो कि ये 3 से लेकर 10 के बीच में। तो ऐसे बहुत सारी जॉब्स है। इसमें सीधे के सीधे अपन को दिख रहा है कि अगर अपन ये तीनों जॉब करें, ये और ये, तो अपना प्रॉफिट हो जाएगा मैक्सिमाइज, क्योंकि प्रॉफिट हो जाएगा अपना 90 150। अगर मैं ये 100 वाली जॉब करता तो मैं 130 वाली जॉब से हाथ धो बैठता, क्योंकि मैं भले से यहाँ 2 जॉब्स थी, बट स्टिल इन दोनों का सम इस 100 वाली जॉब से ज़्यादा है ना। अगर मैं 20 वाली जॉब करता तो मुझे 20 और 70 दोनों से हाथ धो बैठना पड़ता, है ना। तो यार अब अगर मेरे पास ऑप्शन है कि यार मैं 20 वाली जॉब करूँ एक, या 2 जॉब करूँ, एक हो 20 की और एक हो 70 की, तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा वाली सिलेक्ट करूँगा, है ना, ठीक है। ऑलराइट। तो एक और चीज़ है, मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ आपको, अभी से ध्यान रखना कि यार अगर ये 20 वाली अगर मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ और मेरा टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट 90 हो सकता है ना, टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट 90 हो सकता है, तो ये 20 वाली जॉब को अगर मैं कंसिडरेशन में नहीं भी लूँ तो भी चलेगा, है ना। अगर मैं इस जॉब को गायब भी कर देता कि यार ये जॉब मेरे कुछ काम की नहीं है, इसको तो लिस्ट से ही हटा दो, तो भी मेरे लिए चलता। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब अपन ऑप्टिमाइज सोल्यूशन पे जाएंगे ना, तब देखना ये वाली चीज़ बहुत काम आएगी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अपने पास टोटल ये 3 जॉब्स थी, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था इसमें। देखो ये तीनों हैं, 3 में अलग अलग टाइमिंग है, बट अपन को दिख रहा है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जिसमें मिल रहा है, अपन ने वाली जॉब ले ली, इसका आंसर हो गया 6। सिमिलरली ये इसमें अपना आंसर हो जाएगा 120, अपन ने ये दोनों जॉब्स उठाई है, ठीक है। ऑलराइट, क्या कर सकते हैं इसमें, किससे अपन सॉल्व करें इसको, है ना। तो देखो मैं 2-4 चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले ना मेरी अप्रोच हमेशा क्वेश्चन में रहती है कि यार किसी भी करके क्वेश्चन को कर दो सॉल्व, है ना, किसी भी करके कर दो सॉल्व। अभी अपन को देखे रखिए अपनी टोटल जो लेंथ हो सकती है, अपनी टोटल जॉब्स जो हो सकती है वो हो सकती है 10⁵ तक, ठीक है। हाँ, 10⁵ तक हो सकती है, या आई गेस 5 × 10⁵ था, ऐसा कुछ था। लेट्स जस्ट सी अपन को कंस्ट्रेंट में क्या देखे रखा है, 5 × 10⁴, सॉरी माय बैड, 5 × 10⁴, ठीक है। सो इट्स फाइन, 5 × 10⁴, वेट 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट टर्न ऑन माई पैन। तो लेट्स से 5 × 10⁴। तो यार एक चीज़ तो श्योर है कि यार मैं n² का सोल्यूशन नहीं ले सकता हूँ, मेरे को सिर्फ 2 सोल्यूशंस चाहिए, या तो n का या तो n log n का, है ना। तो यार मैं इसमें क्या क्या लगा सकता हूँ, मैं इसमें लगा सकता हूँ प्रायोरिटी क्यू, मैप, डीपी, सॉर्टिंग, कुछ और टेक्निक्स जो मैं n में कर सकता हूँ या n log n में कर सकता हूँ। बट n log n या n देखते से ही कभी कभार मैं कंस्ट्रेंट्स देख के सोचता हूँ कि ये क्वेश्चन की क्या अप्रोच हो सकती है ना, रादर देन क्वेश्चन को पढ़ के, है ना। ये कंस्ट्रेंट देख के मेरे को दिखा कि यार ये अप्रोचेस मैं यूज़ कर सकता हूँ, रादर देन रिकर्शन, रादर देन 2 लूप के अंदर लूप, n² की अप्रोच हटानी, क्योंकि तो ये 2 चीज़ें मेरे को पता चली, है ना। अब मेरा आया कि मैं इनमें से किसको चूज़ करूँ। प्रायोरिटी क्यू मेरे को बहुत लग रहा था, बट जैसे ही मैंने प्रायोरिटी क्यू से सोचने की कोशिश करी, मुझे लगा डीपी ज़्यादा ऑप्टिमल है ना। ये मैंने बताया कि मैं कैसे
सोल्यूशन पे पहुंचा खुद से, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अपन सिमिलर क्वेश्चन को अगली बार कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, अब समझते हैं कि इसको डीपी से मैंने क्यों सोचा। ठीक है, डीपी से क्यों सोचा? डीपी से मैंने इसलिए सोचा क्योंकि काइंड ऑफ नैपसैक प्रॉब्लम दिख रही थी मेरे को ये, है ना। और डीपी की हर प्रॉब्लम में आप लोग भी ध्यान रखना, हमेशा ऑप्टिमाइज से पहले अनऑप्टिमाइज सॉल्व करो, है ना। मैंने क्या किया, अनऑप्टिमाइज सॉल्व करी, मेरे को टीएलई आया, मैं बहुत खुश हो गया कि यार चलो टीएलई आया, रॉन्ग आंसर नहीं आया। टीएलई आया मतलब अब मेरे को बस मेरे सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज करना है, डीपी के सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज करके एन लॉग एन में लाना है। ठीक है, सबसे पहले अपन समझते हैं डीपी में अपन इसको एन स्क्वायर में कैसे कर सकते हैं, वो समझेंगे तब एन लॉग एन का बहुत ईजिली समझ आएगा अपन को। ठीक है, अपन समझते हैं अब एन स्क्वायर की अप्रोच, है ना, जो कि ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला यार, नैपसैक है, डीपी है, क्या करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि यार अगर मैं ये पर्टिकुलर जॉब करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जॉब करनी ही करनी है मेरे को, तो मुझे टोटल कितना प्रॉफिट जनरेट हो सकता है ना। तो बेसिकली इस जॉब के बाद में मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, दो तीन ऑप्शंस बचते हैं। इस जॉब के साथ मैं ये वाली जॉब कर सकता हूँ, इस जॉब के साथ लेट्स से मैं ये वाली जॉब कर सकता हूँ, इस जॉब के साथ मैं ये वाली जॉब कर सकता हूँ, ये वाली कर सकता हूँ, या ये वाली कर सकता हूँ। क्यों? आप देख रहे होंगे स्टार्ट और एंड टाइम, है ना। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊँ तो इसके आगे जोन से स्टार्ट हो रही है जॉब, एक जॉब ये स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो रही है और ये स्टार्ट हो रही है, ये वाली भी स्टार्ट हो रही है। तो जो जॉब स्टार्ट हो रही है, जो जॉब स्टार्ट हो रही है ना, मैं से उनको ही कंसिडरेशन में ले सकता हूँ। तो ये करके मैंने सोचा कि यार नैपसैक लगाता हूँ, ऐसे में नैपसैक लगाता हूँ। तो अपन चलेंगे आगे से लेकर पीछे तक, है ना। अब समझते हैं कि इसको एक तरीके से अपन ड्राई रन करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे से लेकर पीछे तक चलते हैं। सबसे पहले ये जॉब स्टार्ट हो रही है, मैंने क्या किया, इसको एक और चीज़, अब अपन इसको कर देते हैं सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्ट। ऑल्सो अपन को तीनों चीज़ें अलग अलग देके रखी है, स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम, प्रॉफिट, तीनों को एक जगह डाल दो, एक ही जगह डाल दो, ताकि ना अगर मैं सॉर्ट करने जाऊँ तो तीनों के तीनों मिसप्लेस नहीं हो जाए, है ना। क्योंकि मैं तीनों अरेज को अलग अलग सॉर्ट नहीं कर सकता हूँ। अपन को क्वेश्चन में देके रखा था कि स्टार्ट टाइम, एंड टाइम और प्रॉफिट, तीनों की तीनों चीज़ें अलग अलग है। आई डोंट वांट दैट, आई वांट कि तीनों की तीनों चीज़ें एक साथ हो जाए। तो मैंने एक 2D अरे बनाई, और 2D अरे के अंदर जो अंदर वाली अरे है उसको मैंने उसकी लेंथ हमेशा 3 है, और 3 में अभी के लिए मैंने क्या किया, प्रॉफिट कॉमा स्टार्ट टाइम कॉमा एंड टाइम, ऐसे करके मैंने तीनों की तीनों वैल्यू कर ली है उसमें स्टोर। ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर अप्रोच के लिए मैंने क्या किया, उसको स्टार्टिंग टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर दिया। ऑलराइट, एक 2D अरे को अगर अपन सॉर्ट करें डायरेक्टली, तो जो लेट्स से मैं 2D अरे को सॉर्ट कर रहा हूँ, तो जो अंदर वाली अरे का फर्स्ट जो 0th इंडेक्स है वो हमेशा उसके बेसिस पे सॉर्ट कर देता है। अगर अपन को उसके फर्स्ट जो अंदर वाली के अरे के अगर अपन को फर्स्ट इंडेक्स के बेसिस पे सॉर्ट करना हो तो अपन यूज़ करते हैं कंपैरेटर ऑपरेटर काइंड ऑफ थिंग, है ना, सॉर्टिंग फंक्शन में। उसके वो भी मैं दिखा दूंगा अभी मेरे सोल्यूशन में, क्योंकि मैंने उसको फर्स्ट इंडेक्स पे रखा है, तो डायरेक्ट सॉर्टिंग से काम नहीं चलता, मुझे कंपैरेटर ऑपरेटर भी लगाना पड़ता, तो वो कैसे लगा है वो भी अपन देखते हैं। बट फॉर नाउ अब देखते हैं क्या करें अपन इसमें। ठीक है, अप्रोच समझते हैं, अपन ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आया, ठीक है, मैं यहाँ पे आया, मैंने सोचा कि यार अब मैं ये वाली जॉब करता ही करता हूँ, तो इससे मुझे लेट्स से प्रॉफिट आ गया 5, ये जॉब का है मेरे को प्रॉफिट 5। मैं अब नेक्स्ट जॉब पे गया, इस जॉब पे, ठीक है, इस जॉब पे आया मैं, तो मेरी ये एक जॉब कंप्लीट हो गई है, एक जॉब कंप्लीट हो गई मेरी। इसका टाइम था S1 से लेकर एंड 1 तक, ठीक है। मैं इस जॉब पे आया, इस जॉब का टाइम है S2 से लेकर N2 तक, कुछ प्रॉफिट होगा इसमें X। अब मैं हमेशा नई जॉब स्टार्ट करने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि यार अभी तक जो मैंने जॉब्स कंप्लीट करी, क्योंकि मैंने इसको स्टार्ट टाइम से सॉर्ट कर रखा है, मैं देखना चाहता हूँ अभी तक जो मैंने जॉब्स कर रखी है, क्या मैं उनमें से कोई सी जॉब्स को ऐड कर सकता हूँ मेरे साथ। ऐड मतलब कि अगर लेट्स से ये 2-1 जॉब मैंने पहले कर रखी होती, ठीक है, ये सब की सब जॉब्स मैंने कर रखी होती, और यहाँ पे मैं एक नई जॉब कर रहा हूँ, तो आप अगर टाइम फ्रेम देखोगे तो इस जॉब के साथ में ये वाली जॉब कर सकता हूँ, है ना, इस जॉब के साथ में ये वाली जॉब कर सकता हूँ। तो मैं पहले जो अभी तक मैं जॉब्स करी है, मैं उनमें जाके देखना चाहता हूँ कि वो जॉब्स में से कौन कौन सी ऐसी जॉब्स है जो मेरे करंट शेड्यूल के साथ बैठ सकती है ना। और बैठेगी कब, जब S ऑफ I, लेट्स से ये है S ऑफ I, जब S ऑफ I हो या तो ग्रेटर या हो इक्वल्स टू एंड ऑफ J के। अगर ये एंड ऑफ J है और ये S ऑफ I है ना, अगर ये ग्रेटर होता, सो लेट्स से ये एंड ऑफ J यहाँ है और ये S ऑफ I यहाँ है, तो इधर S ऑफ I की वैल्यू ज़्यादा है या इक्वल है, तो बेसिकली ज़्यादा है एंड ऑफ J से, तो ये दोनों जॉब्स एक साथ काम कर सकती है,
इससे अपन को ये समझ आता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एस ऑफ आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एंड ऑफ जे, तभी अपन दो जॉब्स को एक साथ कर सकते हैं, है ना। चलो ये चीज़ तो समझ आ गई, ये S1 है, ये एंड 1 है, ये S2 है, ये एंड 2 है ना। अब मैं गया आगे, आगे ये आ गया S3 एंड 3। अभी तक तीनों में से कोई सी भी ऐसी जॉब नहीं है जो एक साथ काम कर सकती है, ठीक है। मैं और आगे गया S4 एंड 4, अभी भी कोई सी ऐसी जॉब नहीं है जो एक साथ काम कर सकती है, सब अलग अलग काम कर रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आया, कहाँ पे आया मैं, S5 एंड 5 पे, ठीक है। अब मैंने पीछे ट्रैवर्स किया हर किसी में जो जो मैंने अभी तक काम करे, तो मैंने काम किया है इसमें, इसमें, इसमें और इसमें, और मैं देखता हूं कि इसका टाइम और इसका टाइम मेरे करंट शेड्यूल के साथ बैठ रहा है, तो मैं इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको मेरे करंट में ऐड कर लूंगा, है ना। तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू को मेरे करंट में ऐड कर लूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। सिमिलरली ये मैं हर किसी चीज़ के लिए करूंगा, हर किसी पर्टिकुलर जॉब शेड्यूल के साथ ट्राई करूंगा कि पुरानी कौन कौन सी जॉब शेड्यूल है जो मेरे करंट शेड्यूल के साथ बैठ सकती है, और उनमें से अगर बहुत सारी मल्टीपल बैठ रही है तो उनमें से मैक्सिमम वैल्यू किसके पास है, ठीक है। ऑलराइट, ऑल्सो अपन एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये जोड़ते जा रहा है। अभी लेट्स से ये इसके पास 2 चेन की वैल्यू है, इसने 2 की चेन बना ली ये खुद, और प्रीवियस अगर ये है तो ये 2 या 3 की चेन बना सकता है ना। तो चेन बना सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को अब पिछले वालों का भी प्रॉफिट देखना पड़ेगा, क्योंकि इसने जिसके साथ चेन बनाई है, लेट्स से एक मिनट, लेट मी इरेज इट, लेट्स से इसका प्रॉफिट 2 था, इसका प्रॉफिट 3 था, इसका प्रॉफिट 4 था, ठीक है। तो इसने या तो 3 के साथ चेन बनाएगा या 4 के साथ चेन बनाएगा। इसने अगर 4 के साथ चेन बना लिया है तो इसका प्रॉफिट हो गया 6, जो कि 4 वाले से ज्यादा है। तो इन फ्यूचर लेट्स से इसका प्रॉफिट है 3, तो मेरे को क्या काम करना है कि अगर इसका प्रॉफिट है 3 और इसका प्रॉफिट 6 था, इसका 2 था, इसका 4 था, इसका 2 ही था, बट डीपी के अंदर मैंने इसकी वैल्यू 6 स्टोर कर दी है, तो ये 3 है। अगर ये 6 वाले ने इन दोनों को पहले ही चेक कर लिया तो मुझे अब इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इस 6 पे ही काम कर सकता हूँ। बट अभी अपन सिर्फ सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, अपन ऑप्टिमल अप्रोच नहीं निकाल रहे, इसलिए अपन डायरेक्टली अभी सब पे ही देख लेंगे, बनने दो, सबको देख लो, भले वो चेन बनी नहीं बनी, आपको अभी चेन का समझ आया नहीं आया, सबको ऐड कर लो, बाद में समझेंगे जब अपन ऑप्टिमल अप्रोच पे जाएंगे, ठीक है। चलो अब इसकी सोल्यूशन अप्रोच को देखिए अपन, कैसे इसको अपन ने सॉल्व किया है। ओके, तो अब मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने देख लिया टोटल कितनी जॉब्स हैं, यहाँ पे मैंने निकाल लिया है साइज़। ये मैंने नई अरे बनाई है। नई अरे क्यों, मैं चाहता हूँ सारी की सारी जॉब्स की इन्फॉर्मेशन एक जगह रखूँ, जैसा मैंने बताया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब भी मैं सॉर्ट करूँ तो कोई सी भी इन्फॉर्मेशन लॉस या मिसप्लेस नहीं हो, और अपन को कुछ भी ऑपरेशन लगाने में आसानी हो, कोई सा भी ऑपरेशन फ्यूचर में लगाए अपन को आसानी हो, सारी की सारी एक जॉब की इन्फॉर्मेशन एक ही अरे में हो, ठीक है। इसलिए अपन ने बना दी 2D अरे, ऑलराइट। अब एक DP भी बना दी मैंने, ऑलराइट। और ये इंडेक्सेस है कि 2D अरे में कौन से इंडेक्स पे मैंने क्या रखा है, ठीक है। ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि लेट्स से मैंने 0th इंडेक्स पे डाला है प्रॉफिट, तो मैंने उसका नाम दे दिया P। फर्स्ट इंडेक्स पे डाला है मैंने स्टार्ट टाइम, तो उसका नाम दे दिया मैंने स्टार्ट टाइम, सॉरी फर्स्ट है ना। सेकंड इंडेक्स पे डाला है मैंने एंड टाइम, तो इसको मैंने 2 दे दिया है। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में रेफरेंस के लिए मेरे को यहाँ पे 0, 1, 2 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े, डायरेक्टली मैं वेरिएबल का नाम लिख दूँ ताकि मोर डिस्क्रिप्टिव हो, मुझे पढ़ने में आसानी हो, इसलिए बस मैंने ये 3 वेरिएबल्स बनाए, इनकी कोई नीड नहीं थी, ठीक है। ऑलराइट, फिर मैंने बोला कि मैं सॉर्ट कर देता हूँ, है ना, सॉर्ट कर देता हूँ मैं। और सॉर्ट क्यों किया था, अपन ने ये समझा था, डीपी में सॉर्ट करना जरूरी क्यों था ये भी अपन ने समझ लिया था, ठीक है। ऑलराइट, तो मैंने सॉर्ट कर दिया, और मेरे को स्टार्ट टाइम के हिसाब से सॉर्ट करना था, तो मैंने कंपेरेटर फंक्शन लगा दिया, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स के हिसाब से या स्टार्ट टाइम के हिसाब से मैंने इसको कर दिया है सॉर्ट, मेरे पूरी की पूरी जॉब्स को, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अब मैं गया लूप के अंदर, लूप के अंदर मैं एक एक करके करते गया, एक एक करके जॉब पे करते गया, और पुरानी जो भी बेस्ट पॉसिबल जॉब है जो मेरे करंट शेड्यूल में बैठ सकती है मैं वो निकालते गया और उसको ऐड करते गया। कैसे किया मैंने, चलो देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आए हैं जे है, मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको कि हमेशा ना जो भी स्टार्ट टाइम है आयत का, है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल्स टू होना चाहिए एंड टाइम ऑफ जेथ का, है ना, ये याद रखना, ऑलराइट। ये मैंने समझाया भी था पीछे, ऑलराइट। अब बेस निकालना है, तो मैंने क्या किया, लूप चला दी, कहाँ से लेकर कहाँ तक, लेट्स से मेरा आयत इंडेक्स यहाँ पे है, तो मैंने क्या किया, जेथ इंडेक्स को लेकर 0 से लेकर अभी तक आय से पहले जितने भी मैंने जॉब्स देखी है ना, आय से लेकर जितने भी मैंने जॉब्स देखी है उन सब जॉब्स पे मैं एक और बार चले गया जे से, है ना, फॉर द इटरेटर जे, ठीक है।
और मैंने सबके लिए ये वाली कंडीशन चेक करी है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली इसका रिवर्स लिखा है, अगर ये है तो मुझे काम करना है, अगर ये नहीं है, ये नहीं कब होता है, उल्टे केस में, ठीक है। एंड ऑफ जे इज ग्रेटर देन स्टार्ट ऑफ आई, है ना, जब ये है तब मुझे नहीं करना है, तो उसके लिए मैंने लगा दिया है कंटिन्यू, ताकि मैं उसके लिए नहीं चेक करूं, ठीक है, उसके लिए मैंने लगा दिया है कंटिन्यू। वरना मैंने क्या किया, मैक्सिमम ऑफ वहाँ पे स्टोर किया है मैंने, मैक्सिमम ऑफ ये वैल्यू या तो फिर जो बेस्ट है वो, ठीक है, ऑलराइट। सो डीपी ऑफ जे या बेस्ट। सो बेसिकली मैं क्या देखना चाहता हूँ, इन सब एलिमेंट्स में से जो भी बेस्ट है वो मैं इस बेस्ट वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम ऑफ ये करके मैंने स्टोर कर लिया। एट द एंड मैंने क्या किया, इनिशियली जीरो है क्योंकि अगर कोई भी जॉब नहीं मिली तो मेरी डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी जीरो। एट द एंड मैंने क्या किया, जो भी मुझे बेस्ट मिला, मेरी प्रीवियस जॉब्स में से जो मेरे करंट शेड्यूल में बैठ रही है उनमें जिसका भी प्रॉफिट बेस्ट था जो मुझे मिला, उसके साथ मैंने मेरी करंट जॉब का प्रॉफिट जोड़ दिया और उसको डीपी में मेरी करंट जॉब में डाल दिया, ठीक है, ये हो गया। एट द एंड मेरे पास सारी जॉब्स हो जाएगी, सबका मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट विथ द करेक्ट शेड्यूल, जो भी करेक्ट शेड्यूल के साथ उसका मैक्सिमम प्रॉफिट जो भी बन सकता है, ठीक है। सो बेसिकली इन अदर वर्ड्स अपन ये बोल सकते हैं, schedule ending at a particular job, maximum profit achievable by that particular job ending at लाइक इसको फ्रेम अपन ऐसे कर सकते हैं कि बेसिकली शेड्यूल वहाँ पे एंड हो रहा है ना, उस पर्टिकुलर जॉब पे। सो लेट्स से अपनी बहुत सारी जॉब्स थी, है ना, A B C D E, तो अपन जो भी निकाल रहे हैं, अपन निकाल रहे हैं शेड्यूल एंडिंग एट C, शेड्यूल एंडिंग एट C, ऑल्सो मैक्सिमम प्रॉफिट अचीवेबल बाय द जॉब C कंबाइनिंग द प्रीवियस जॉब्स। तो ये सेंटेंस बन रहा है, ये चीज़ अपन निकाल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ निकाल रहे हैं। तो वो कोई सी जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट था वो कोई से भी वैल्यू में स्टोर हो सकता है, कोई सी भी जॉब कॉम्बिनेशन का स्टोर हो सकता है। अपन ने निकाल लिया मैक्सिमम और वो कर दिया है रिटर्न, ऑलराइट। समझ नहीं आ रहा है, यू कैन ड्राई रन। देखो मैं भी ड्राई रन करके ही समझता हूँ, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा दिया एक फॉर लूप ड्राई रन करने के लिए। मेरे को बहुत सी बार समझ नहीं आता है, मैं भी इतना अच्छा प्रोग्रामर नहीं हूँ कि एकदम समझ जाऊँ चीज़ों को, तो मैं हमेशा फॉर लूप के थ्रू समझता रहता हूँ, हर एक पर्टिकुलर सेंटेंस के बाद फॉर लूप के थ्रू समझता रहता हूँ, ठीक है। तो अब इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ये फॉर लूप चली है n में, इसके अंदर जो ये j की लूप चल रही है, ये j की लूप एक बार चलेगी, 2 बार चलेगी, 3 बार चलेगी, 4 बार चलेगी, अप टिल n टाइम्स चलेगी। तो ये पैटर्न बनता है n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। तो इस क्वेश्चन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n², बेसिकली इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n²। अब अपन को इसको ऑप्टिमाइज करना है, तो अपना इतना काम तो हो गया, अब ऑप्टिमाइज करना अपने लिए बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। आओ समझते हैं इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, ठीक है, n² से अपन आगे कैसे बढ़े। ऑल राइट, सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ना मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे हूँ। किस टाइम पे हूँ, मैंने बहुत सारी जॉब्स को देख लिया है, मैंने उनका कुछ कुछ स्टोर कर दिया है, आगे भी बहुत सारी जॉब्स है, मैं पर्टिकुलर ये एक पर्टिकुलर जॉब पे हूँ मैं, ठीक है, मैं पर्टिकुलर जॉब पे हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं प्रीवियसली जो भी जॉब्स थी मैं उनमें एंड टाइम ढूंढना चाहता हूँ जो एंड टाइम मेरी करंट स्टार्टिंग टाइम से कम हो, ठीक है। सो लेट्स से ये अभी भी आई ही है एस ऑफ आई, और पुराना मैं कोई ऐसा एंड ऑफ जे ढूंढना चाहता हूँ जो या तो इसके इक्वल हो, इक्वल भी चलेगा, या तो इससे कम हो, ठीक है। सो बेसिकली एंड ऑफ जे शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू स्टार्टिंग ऑफ आई। ये अपन कब निकाल सकते हैं, ये मतलब अपन ऑप्टिमली कब निकाल सकते हैं, तब जब इन सब के एंड सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर्ड हो अपने पास, है ना, इन सब के एंड अपने पास सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर्ड हो, राइट। ये कंक्लूजन पे आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन का ऑप्टिमल अप्रोच निकालने के लिए या समझने के लिए, ठीक है। लेट्स से मैंने क्या किया है, अभी तक जितनी भी जॉब्स थी उन सब के एंडिंग टाइम को मैंने एक सॉर्टिंग ऑर्डर में एक मैप में स्टोर कर दिया है विथ देयर रिस्पेक्टेड प्रॉफिट। अब स्टार्टिंग टाइम का तो मुझे कुछ काम रह नहीं गया है, मुझे सिर्फ 2 चीज़ों का काम है, एंडिंग टाइम का और प्रॉफिट का, ठीक है। तो मैंने मैप में स्टोर कर दिया है ई ऑफ 1 का प्रॉफिट ऑफ 1 अप टिल ई ऑफ जे का प्रॉफिट ऑफ जे। अब मैंने क्या किया, एक वैल्यू निकाल ली है मैंने, या लेट्स से बाइनरी सर्च के थ्रू एक पर्टिकुलर इंडेक्स निकाल लिया है मैंने ई ऑफ जे, जो कि या तो लेस होगा या तो इक्वल होगा, इन दोनों चीज़ों में से एक होगा, क्योंकि मैंने लगाई है बाइनरी सर्च, और सॉर्टेड अरे में बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, है ना, ठीक है। मैंने सर्च करा है एस ऑफ आई के लिए इस एंड ऑफ जे सॉर्टेड अरे में, और क्यों किया है वो भी आपको आई गेस समझ आ गया है ना। नहीं आया तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू वन मोर टाइम। बेसिकली मैं ये निकालना चाहता हूँ, है ना, तो मैं ऐसी बाइनरी सर्च करना चाहता हूँ ताकि मुझे ये वाली कंडीशन मिल जाए। तो अगर ये वाली वैल्यू के लिए मैं इस पर्टिकुलर अरे में बाइनरी सर्च लगाऊंगा, जो अरे में
एंड की सारी वैल्यू स्टोर्ड है। अभी तक जितनी भी जॉब्स अपन ने देखी है उनकी एंड वैल्यू स्टोर्ड है सॉर्टेड ऑर्डर में, तो मैं उसमें बाइनरी सर्च लगा पाऊंगा। तो मैंने ऐसा सोल्यूशन बनाया होगा, ऐसा सोल्यूशन बनाना पड़ेगा जिसके अंदर अभी तक जितनी भी जॉब्स अपन ने देखी है उन सबके एंड को सॉर्टेड ऑर्डर में रख लो। एंड को सॉर्टेड ऑर्डर में रखने के लिए अपन को ऑर्डर्ड मैप, ऑर्डर्ड सेट या एक सॉर्टेड अरे का यूज कर सकते हैं। मैंने यूज करा है ऑर्डर्ड मैप का, ताकि मैं उनकी वैल्यू जो कि है प्रॉफिट उनको भी इजीली स्टोर कर पाऊँ। आई गेस ये आपको समझ आ गया है, ठीक है। ओके ओके, नहीं आया तो अभी जो मैंने बोला उसको 0.25 0.5x में सुन लो। ऑलराइट, ठीक है, ये चीज़ तो समझ आ गई। ओके, अब बड़ा क्वेश्चन है कि मैं बाइनरी सर्च कैसे लगाऊंगा, राइट। ऐसी कैसी बाइनरी सर्च है जो मुझे वैल्यू लेस देन या जस्ट इक्वल्स टू लाके दे देगी, है ना। तो अपन सबसे पहले समझते हैं बाइनरी सर्च कैसे लगा सकते हैं अपन, ठीक है। आई गेस सबने अपर बाउंड लोअर बाउंड पढ़ा होगा अभी तक, बट अपन सोच रहे होंगे यार ना अपर बाउंड से ऐसे आंसर आ सकता है फॉर ऑल टेस्ट केसेस, ना लोअर बाउंड से आंसर आ सकता है ना। एक चीज याद रखना, अपर बाउंड क्या लाके देता है हमेशा, अपर बाउंड कुछ भी हो जाए इक्वल वैल्यू नहीं उसके आगे की वैल्यू लाके देता है ना। अपर बाउंड अपन को क्या लाके देता है, इक्वल वैल्यू नहीं लाके देगा। लोअर बाउंड क्या करता है, या तो इक्वल देता है या बड़ी वैल्यू देता है, पर अपर बाउंड हमेशा एक वैल्यू बड़ी ही देता है ना। और अपन को क्या चाहिए, बड़ी से जस्ट छोटी चलेगी या इक्वल चलेगी। अब अपर बाउंड के जो अपर बाउंड की वैल्यू है उसके जस्ट पीछे या तो छोटी वैल्यू होगी या इक्वल वैल्यू होगी जिससे अपन ने सर्च किया था। नहीं आया समझ में, चलो एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन को एक पिछली वैल्यू चाहिए थी, है ना। तो बेसिकली अपन को प्रीवियस इटरेटर चाहिए, है ना। तो मैंने एक नया फंक्शन लगाया है इसमें, प्रीवियस इटरेटर। ये नया नहीं है, बेसिकली जो लोग फैमिलियर है वो फैमिलियर होंगे। बट ये करता है जब भी मैं अपर बाउंड लगाता हूँ ना तो मुझे एक इटरेटर ला के देता है अपर बाउंड, ठीक है। तो ये प्रीवियस क्या करेगा, उसका पिछला इटरेटर मुझे ला के दे देगा, है ना। जस्ट पहले वाला इटरेटर मुझे ला के दे देगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्टार्टिंग वैल्यू थी 13, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्टार्टिंग वैल्यू थी 13, है ना। तो अगर स्टार्टिंग वैल्यू 13 है तो मुझे एंड वैल्यू चाहिए 10, ठीक है। मतलब एंड वैल्यू चलेगी मेरे पास 10 चल जाएगी, है ना। ऑलराइट, सो इस अरे में ये एंड की अरे जो मैंने बोला कि यार अपन सॉर्टिंग ऑर्डर में सेव करके रखते हैं। अगर मेरी स्टार्टिंग वैल्यू 13, तो अगर मैं सिर्फ अपर बाउंड यूज करूंगा तो मुझे 14 ला के देगा। अगर मैं प्रीवियस वैल्यू ऑफ अपर बाउंड देखूंगा तो मुझे ये 10 ला के देगा, जो कि मुझे चाहिए थी। क्योंकि अगर एंड टाइम 10 है और अगली जॉब का स्टार्टिंग टाइम 13 है तो मुझे चल जाएगा। एक और चीज, मेरी अगली जॉब का स्टार्टिंग टाइम है 14, मेरी अगली जॉब का स्टार्टिंग टाइम है 14, तो प्रीवियस जॉब का एंड टाइम 14 मुझे चल जाएगा, है ना। तो स्टार्ट टाइम है 14, अपर बाउंड से आ रहा है 20, बट जो मैंने प्रीवियस वाला फंक्शन लगाया उससे मुझे आ गया 14, तो 14 आ गया। सो बेसिकली जो ये है, बेसिकली मैंने क्या किया है, प्रीवियस ऑफ अपर बाउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। अपर बाउंड ऑफ ये एंड, बेसिकली एंड वैल्यू है बिगिन से लेकर एंड में, और स्टार्टिंग वैल्यू, है ना। सो प्रीवियस वैल्यू ऑफ अपर बाउंड अगर मैं निकालूं तो अपनी जो मैंने कंडीशन बताई अभी आपको वो सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना। एंड व्हाट वाज द कंडीशन अगेन, कंडीशन ये थी कि एंड ऑफ जे, वेट 1 सेकेंड, ऑलराइट, एंड ऑफ जे शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू स्टार्टिंग ऑफ आई। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी प्रीवियस ऑफ अपर बाउंड से। एंड वो वर्क कैसे करती है मैंने समझा दी है, नहीं है समझ में, यू कैन ऑल्सो डू, जैसे मैंने अभी ड्राई रन किया खुद से, यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव खुद की हेल्प के लिए, आपको वो चीज़ ज़्यादा समय तक याद रहेगी। ऑल्सो यू कैन गो टू CPP रेफरेंस और उस फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब इसको देखते हैं, अपन को बेसिकली सारी अप्रोच समझ आ गई। अब इसको कोड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं जो इसकी ऑप्टिमल अप्रोच है उसको। तो मैंने बोला था कि अपन को क्या काम करना है, अपन को एंड के हिसाब से सॉर्ट करना है। तो मैंने इसमें वही किया है, ऑप्टिमल अप्रोच में वही किया है कि एंड टाइम के हिसाब से मैंने सॉर्ट कर दिया है अरे को। ऑलराइट, समझते हैं अब इसको। ये तो निकाल दिया मैंने साइज, आई गेस एवरीबॉडी नोस दिस। ऑलराइट, मैंने नौकरी जितनी भी थी अपनी उनकी बना दी है 2D अरे, ताकि सारी नौकरीज में एक जगह पे स्टोर करके रखूँ, ठीक है। मैंने बना दिया है मेरा डीपी को मैंने इनिशियलाइज किया 0,0 से। क्योंकि अगर मैं लेट्स से प्रीवियस वैल्यू निकालना चाहता हूँ, कभी वो प्रीवियस वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। कभी वो प्रीवियस वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। लेट्स से मेरा मैप पूरा का पूरा एम्प्टी था, है ना, मेरा मैप एम्प्टी था। मैंने लगा दिया इस पर अपर बाउंड, और अपर बाउंड के मैंने इस पर लगा दिया प्रीवियस फंक्शन। तो मुझे पता है वो क्या ला के देगा, अपर बाउंड तो मुझे ला के दे देगा एंड, है ना, m.end ला के दे देगा।
प्रीवियस लगाऊंगा तो मुझे रिवर्स एंड दे देगा, वो एक रिवर्स एंड करके होता है इटरेटर में। तो रिवर्स एंड बेसिकली कुछ नहीं है कि मुझे कुछ वैल्यू ही नहीं मिली है, इट डजंट एग्जिस्ट। तो ये बेस केस हो जाएगा, इसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है, मैं कुछ भी निकालना चाहूँगा मुझे एरर आ जाएगी। तो मुझे इसके लिए इफ एल्स लगाना पड़ेगा कि अगर ये नहीं है तो मुझे करो, है ना। जैसे कि होता था कि अगर मुझे एक सेट के अंदर वैल्यू नहीं मिलती थी तो मैं एंड पे पहुंच जाता था। तो ऐसी कंडीशन में नहीं चाहता हूँ कि यार मेरे को सोल्यूशन बहुत ज़्यादा इफ एल्स बढ़ जाए, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, काइंड ऑफ ब्लॉकेज लगा दिया कि हमेशा जीरो तो रहेगा ही रहेगा, कुछ नहीं मिला तो उसकी प्रीवियस वैल्यू जीरो आ ही जाएगी। और मैंने जीरो को जीरो से मैप कर रखा है, तो जीरो डजंट मैटर, जॉब कुछ प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रहा है ना, अपने आंसर को फर्क नहीं पड़ेगा जीरो से, ठीक है। दैट्स वाई मैंने इसके अंदर इनिशियली 0,0 डाल दिया है, ठीक है, जस्ट अ ब्लॉकेज, ताकि मैं रिवर्स एंड वाली कंडीशन से बच सकूं। आप चाहो तो ये ब्लॉकेज हटा सकते हो, रिवर्स एंड वाली कंडीशन से आप डील कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, ऑल्सो मैं मेरे ओवरऑल मैक्सिमम को, अभी तक जितनी भी जॉब्स है उसमें जो भी ओवरऑल मैक्सिमम था उसको स्टोर कर रहा हूँ अब, ठीक है। हर जॉब का प्रॉफिट ये वो मेरे को उन सबको चेक करने की वापस जरूरत नहीं है, मैं ओवरऑल मैक्सिमम ही मेंटेन करके रखूंगा अब स्टार्टिंग से ही। ऑलराइट, ओके, लेट्स मूव ऑन। तो अब मैंने क्या किया है, बेसिकली इस नौकरीज अरे में सारी की सारी नौकरियों को मैंने कर दिया है सेव, सारी की सारी जॉब्स को मैंने कर दिया सेव। इस बार मैंने एंड टाइम पहले डाला है, फिर स्टार्ट टाइम, फिर प्रॉफिट डाला है। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं डायरेक्टली सॉर्ट करूंगा तो वो एंड टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर देगा, मुझे कोई एक यहाँ पे सॉर्ट करते समय एक सॉर्टर फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 2D अरेज में क्या करता है, वो हमेशा जीरो इंडेक्स पे, अगर 2D अरे है उसको मैं सॉर्ट कर रहा हूँ तो वो जीरो इंडेक्स को ही कंपेयर करता है हमेशा। तो सबके एंड टाइम को कंपेयर करके एंड टाइम के हिसाब से उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देगा वो सॉर्ट। तो इससे तो हो गई वो एंड टाइम के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट। अब मैंने लगाई है एक फॉर रेंज बेस्ड लूप, ऑलराइट, फॉर इसको बोलते हैं रेंज बेस्ड लूप, रेंज बेस्ड लूप, ऑलराइट। इसके बारे में आप सीपीपी रेफरेंस में पढ़ सकते हो। बेसिकली नॉर्मल लूप ही चल रही है, बट यहाँ पे नौकरी की जगह, जैसे अपन को क्या होता था, ए ऑफ आई अगर अपन लिखते तो अपन को एक अरे मिलती इस केस में, पर इस केस में क्या हो रहा है, मुझे डायरेक्टली नौकरी में ही वो वेरिएबल के अंदर ही मुझे वो पूरी की पूरी अरे मिल रही है या करंट नौकरी मिल रही है, ठीक है। तो नौकरी क्या होगी, एक 1D अरे होगी जिसके अंदर 3 वैल्यू होगी, एंड, स्टार्ट और प्रॉफिट। ये नौकरी के अंदर ये 3 वैल्यू होगी। मैंने तीनों को कर लिया है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट, कि करंट वाली यानी कि माय एंड टाइम, माय स्टार्ट टाइम, माय जॉब प्रॉफिट, इन तीनों को मैंने कर लिया वेरिएबल में स्टोर, ताकि फ्यूचर में समझने में ईजी रहे। बड़े सॉल्यूशन हो जाते हैं ना तो बहुत सारे वेरिएबल्स में, और मीनिंगफुल वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स का नाम मीनिंगफुल दे दो, काफ़ी आसान हो जाता है क्वेश्चन, आधे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व वहीं हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब भी सॉल्यूशन बड़ा होता है अपन वेरिएबल्स में फंस जाते हैं, कौन से वेरिएबल का क्या मीनिंग था, ठीक है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही सबको मीनिंगफुल नेम दिया है, ठीक है। उसके अंदर मैंने निकाल दिया कि प्रॉफिट ऑफ जॉब बिफोर मी, यानी कि मेरे से पहले ऐसी कौन सी जॉब है, मतलब मेरे से पहले जो भी जॉब है, एक जॉब होगी उसका प्रॉफिट क्या है ना। और हमेशा ऐसी जॉब मैं पकड़ूंगा जिसका प्रॉफिट मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि मैंने आगे की केसेस ही ऐसे लिखे हैं कि हर जॉब में ऐसी जॉब ही रखो जिसका प्रॉफिट मैक्सिमम है। याद होगा मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि ये 20 को रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैंने मेरे 20 को अरे में डाला ही नहीं है, सीधे 70 को डाला है, और 70 की भी वैल्यू सीधे मैंने 90 लिख दी है। क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों जॉब को एक कंसिडर कर सकता हूँ, है ना। अगर मैंने 20 और 70 दोनों लिया है तो इन दोनों जॉब को मैं कंसिडर कर सकता हूँ। अगर मैंने 70 के अंदर ही 90 लिखा है तो ना मुझे इसकी ज़रूरत है ना मुझे इसकी ज़रूरत है, और अगर ये है भी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं देगी, मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए मैंने लिखा ही ऐसा है कि आगे जाके मेरे को प्रॉब्लम आए नहीं। जो जॉब्स यूजलेस हो, इस जॉब जैसी जो जॉब यूजलेस हो, मैं उसको मेरे मैप में ऐड ही नहीं करूँ, है ना। ऑलराइट, अब समझते हैं। तो प्रॉफिट ऑफ जॉब बिफोर मी मैंने निकाल लिया, और मैंने वही लगाया प्रीवियस, अपर बाउंड और सेकंड बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मैप के अंदर मैं मैप कर रहा हूँ एंड टाइम को प्रॉफिट से, एंड टाइम को मैं मैप कर रहा हूँ प्रॉफिट से, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। तो मैं मैप कर रहा हूँ एंड टाइम को प्रॉफिट से, ताकि मेरे को हमेशा ये मिल जाए, प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट निकाला तो मुझे ये देगा, इसका सेकंड हमेशा मुझे प्रॉफिट ला के देगा, क्योंकि मैंने मैपिंग ही ऐसी करके रखी है, ठीक है। यहाँ से प्रॉफिट ऑफ जॉब बिफोर में आ गया, है ना। अब क्या होता है, मेरी करंट जॉब है और मुझे एक प्रीवियस जॉब का प्रॉफिट मिल गया है। तो ये प्रॉफिट प्रीवियस था, ये प्रॉफिट करंट है। तो मैं अगर इन दोनों को जोड़ूंगा, या कोई ऐसी जॉब हो सकती है जो इन दोनों टाइम के बीच में आ रही हो। वेट 1 सेकेंड, आई गेस आपको दिख नहीं रहा है। लेट मी मूव माई सेल्फ। ऑलराइट, ठीक है। तो बेसिकली एक प्रीवियस जॉब थी, उसका कुछ प्रॉफिट था, एक करंट जॉब है उसका कुछ प्रॉफिट है, ठीक है। और एक जॉब ऐसी भी हो सकती है जो दोनों टाइम के बीच में आ रही है,
एंड इसका प्रॉफिट x है। एक केस ये बन सकता है कि प्रॉफिट x अगर इन दोनों से ज़्यादा है तो मुझे प्रॉफिट x लेना है, प्रॉफिट p प्लस प्रॉफिट c नहीं लेना है। तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट ऑफ जॉब बिफोर मी प्लस प्रॉफिट प्लस माई जॉब प्रॉफिट, करंट जॉब प्रॉफिट प्लस प्रीवियस प्रॉफिट, मतलब कि इन दोनों का सम अगर ओवरऑल मैक्स, लेट्स से ये ओवरऑल मैक्स दे रहा था, p ऑफ x ओवरऑल मैक्स है, अगर ये दोनों का इससे ओवरऑल मैक्स से ज़्यादा है प्रॉफिट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरी जो भी मेरी करंट जॉब है उसको मैंने डाल दिया, माय एंड टाइम के हिसाब से मैंने मैप कर दिया दोनों को ऐड करके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इन दोनों को एक ही जॉब समझ रहा हूँ, इन दोनों को एक ही जॉब समझ रहा हूँ जो एंड हो रही है यहाँ पे, और उसका प्रॉफिट इन दोनों का सम है। तो मैंने डाल दिया एंड से लेकर मैप कर दिया है मैंने प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस प्लस प्रॉफिट ऑफ करंट, ये मैंने कर दिया है मैप। तो आप देख रहे हो ये मैक्सिमम वैल्यू ही है अभी तक, क्योंकि मैंने प्रीवियस जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसको हटा के ये नई मैक्सिमम वैल्यू डाल दी है मैप में। ये भी एग्जिस्ट करती है अभी मेरे मैप में, ये वाली वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि एक ऐसा केस भी हो सकता है कि एक यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी एग्जिस्ट करती है, मैंने उसको रिमूव नहीं किया है, ठीक है। ऑलराइट, मैंने ये डाल दिया है, आप देख रहे हो मैंने मैप से कुछ भी रिमूव नहीं किया अभी तक, ठीक है। और ऑल्सो मैंने मेरा ओवरऑल मैक्सिमम भी अपडेट कर दिया है, ठीक है, ओवरऑल मैक्सिमम भी अपडेट कर दिया है। फ्यूचर में मान लो ये वाली जॉब आई, ये प्लस ये का सम अगर ये ओवरऑल मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं है, अगर इन दोनों से ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसको डालूंगा ही नहीं, इसको कंसिडर ही नहीं करूँगा मैं, है ना, क्योंकि मुझे ये एंड टाइम जितना हो सके उतना मिनिमम रखना है, दैट्स वाई ये एंड टाइम जितना हो सके उसका मिनिमम रखना है, इसलिए अगर इन दोनों का सम ज़्यादा नहीं है तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा, ठीक है। सो दिस वॉज इट, और मैंने आखिरी में जाके ओवरऑल सम को कर दिया है रिटर्न। सो दिस वॉज द होल सोल्यूशन। आपको दूसरे DSA के प्रॉब्लम्स देखनी हो, यू कैन गो टू माई चैनल और ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।